Good morning, dear students. Now, here I am presenting to you the next lecture of Chapter 1 History, the French Revolution. In our previous lecture, we had discussed about the role of women in the French Revolution, कि किस तरह से महिलाओं ने भी फ्रांस की क्रांति में अपना योगदान दिया. Okay, today's topic is the abolition of slavery, यानी गुलामों का जो दास्ता की प्रथा वहाँ पे चलती आ रही थी उसको किस तरह से ख़त्म किया गया, कैसे उसे रोका गया. Today we'll discuss about it. Now let's start. One of the most revolutionary social reform of the Jacobin regime was the abolition of slavery in the French colonies. जैकोबिन के शासनकाल में सबसे बड़ा क्रांतिकारी जो कदम उन्होंने उठाया वो फ्रांस के जितने भी शासन के राज्य थे वहाँ पर गुलाम प्रथा को ख़त्म करवाया. The colonies in the Caribbean, Martinique, Guadeloupe, and Saint Domingo were important supplier of commodities such as tobacco, indigo, sugar, and coffee. और उनके जो मुख्य राज्य थे जैसे कैरिबियन, मार्टिको, गुडालुपो एंड सैन डोमिंगो, यहाँ से वो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को मंगवाते थे जैसे टोबैको, इंडिगो यानी नील जिसे हम कहते हैं डाइंग करने के काम में आती है, शुगर और कॉफ़ी, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो मंगाते थे. But the reluctance of European to go and work in distant and unfamiliar land meant a shortage of labor on the plantation. और इस काम में उन्हें काफ़ी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत भी पड़ने वाली थी. So this way made by a triangular slave trade between Europe, Africa and the America. इसलिए उन्होंने एक ट्रायंगुलर ट्रेड का निर्माण करा जो कि यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में हुआ करता था. The slave trade began in the 17th century. 17वीं शताब्दी के आसपास ये दासों की प्रथा शुरू हुई थी. French merchants sailed from the ports of Bordeaux और Nantes to the African coast. और यहाँ पे जो फ्रांस के व्यापारी थे वो बोर्डेक्स और जिसे नेंटेस भी कहते थे वहाँ से अफ्रीका के तटों पर जाते थे. Where they bought slaves from local chieftains. और वहाँ के जो लोकल प्रधान होते थे वहाँ से वो दासों को खरीदते थे. Branded and cycled, the slaves were packed tightly into ships for the 3-month-long voyage across the Atlantic to the Caribbean. और उसके बाद उन्हें जहाज पे चढ़ाकर 3-4 महीने की लंबी यात्रा के लिए भेज दिया जाता था. There they were sold to plantation owners. उसके बाद जब वो कैरिबियाई द्वीप पर पहुंचते थे तो उन्हें वहाँ पर जो अमीर लोग दासों को खरीदने के लिए इच्छुक थे वहाँ पर उनको बेच दिया जाता था. The exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demand in European market for sugar, coffee and indigo. और इस तरह से धीरे धीरे यूरोप के मार्केट में शुगर, कॉफ़ी, इंडिगो इन सभी चीज़ों की आवश्यकता बढ़ने लगी और जिसके कारण दासों की ज़रूरत भी बढ़ती गई. Port cities like Bordeaux and Nantes owed their economic prosperity to the flourishing slave trade. और इसी वजह से बोर्डेक्स और नेंटिस जो कि प्रमुख बंदरगाह थे उनकी समृद्धि, इकोनॉमिक समृद्धि भी दासों के व्यापार के कारण ही बढ़ती चली गई. Throughout the 18th century, there was little criticism of slavery in France. 18वीं शताब्दी में फ्रांस में इस दास प्रथा के बारे में लोगों ने विद्रोह करना शुरू करा. The National Assembly held long debates about whether the rights of men should be extended to all French subjects including those in the colonies. और जब नेशनल असेंबली का गठन फ्रांस में किया गया तो उस समय ये डिबेट्स होने लगी कि जो फ्रेंच कॉलोनीज हैं वहाँ तक भी जो इक्वल राइट्स हैं उनको पहुँचाया जाए. बट इट डिड नॉट पास एनी लॉज. लेकिन उन्होंने इसके लिए कोई नियम नहीं बनाए. फियरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन हुज इनकम डिपेंड ऑन द स्लेव ट्रेड. क्योंकि उसमें कई लोग ऐसे शामिल थे जो कि खुद इस ट्रेड में शामिल थे और उन्हें काफ़ी नुकसान होने की संभावना थी. इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन विच in 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possession. और आखिरकार 1794 में एक नियम पारित किया गया जिसमें जहाँ पर भी फ्रांस से दूर जिन जिन देशों में उनकी कॉलोनीज हैं वहाँ पर गुलामों को स्वतंत्र करने की घोषणा की गई. दिस however turned out to be a short term measure. हालांकि ये काफ़ी कम समय के लिए था. 10 years later,
नेपोलियन रीइंट्रोड्यूस स्लेवरी, जब नेपोलियन आया तो उसने गुलाम प्रथा को दोबारा से अपना लिया. Plantation owners understood their freedom as including the right to enslave African Negroes in pursuit of their economic interest. और धीरे धीरे जो ओनर्स थे इन गुलामों को अपने पास रखते थे उन्हें भी इनके अधिकारों के प्रति चेतना आई, और जो अफ्रीकन निग्रोस निग्रोस यानी कि अफ्रीका की एक प्रजाति होती है, अश्वेत प्रजाति जिसे कहते हैं, वो धीरे धीरे इसमें उन लोगों को स्वतंत्रता देनी शुरू करी. स्लेवरी वॉज फाइनली अबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848, और आखिरकार 1848 में फ्रेंच कॉलोनी से गुलाम प्रथा को हटा दिया गया. ओके, वी कैन लुक एट द पिक्चर हियर. हमें यहाँ पर एक तस्वीर भी दिखाई दे रही है, पिक्चर यहाँ पे बनी है. इट इज़ द इमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स, यानी गुलाम प्रथा का अंत करना. इमेंसिपेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को रद्द करना. द प्रिंट ऑफ 1794 डिस्क्राइब द इमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स. यहाँ पर एक तस्वीर है जो कि 1794 की है, और यहाँ पर गुलामों की प्रथा का अंत दिखाया गया है. द ट्राई कलर बैनर ऑन द टॉप कैरीज द स्लोगन, और यहाँ पे ऊपर जो ट्राई कलर का बैनर है इसमें कुछ स्लोगन्स लिखे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं. इट इज़ द राइट्स ऑफ मैन, यानी मानव का अधिकार. द इंस्क्रिप्शन बिलो रीड, और जो नीचे लिखा हुआ है उसमें लिखा है द फ्रीडम ऑफ द अनफ्री, यानी जो लोग गुलाम हैं उनको स्वतंत्रता देनी है. अ फ्रेंच वुमन प्रिपेयर टू civilize the African and American Indian slaves by giving them European clothes to wear. और एक महिला का भी यहाँ पे चित्र है जो कि इन जो अमेरिकन निग्रोज हैं और जो गुलाम हैं उनको कपड़े देते हुए उनकी हेल्प करते हुए दिखाई दी गई है. ओके, सो दिस इज फॉर टुडे. What is your homework? That just revise this paragraph. If you have any doubts and confusion, you can ask to me. We will discuss some important point in our next lecture. Thank you. Have a good day.